बाबूजी ने पहले भी कई बार मुझसे अपने अनुभवों को साझा किया है कि कैसे पटना जो है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का केंद्र रहा। और उस दौरान जो है देश भर के जो बड़े नेता थे उनका पटना आना जाना लगा रहता था, और जिनके विचारों को सुनने का उनको अनुभव भी मिला है। आइए थोड़ा सा समय को पीछे ले जाते हैं और इनके साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी गतिविधियां होती थी पटना में। और जी थोड़ा सा उस समय की बात जो आप बताते हैं हमेशा कि आपने वी.के. कृष्णमेनन को सुना, आपने लोहिया जी को सुना, लीना जी को सुना, थोड़ा सा उन दिनों को फिर से याद करते हैं। पहला अनुभव क्या रहा आपका? हमको उन नेताओं में डॉक्टर लोहिया बहुत प्रभावित करते थे जी, कोई खास वजह? उनको सुनने से लगता था कि ईमानदार आदमी है और देश के लिए इन्होंने जो त्याग किया है कुछ ऐसा बुझाता था। और नेताओं के प्रति उतना कुछ नहीं महसूस होता था। किन किन नेताओं को आपने सुना? हमने राजेंद्र बाबू से बात भी की थी, उनको अच्छा। सुना भी था। बात का वो अनुभव बताइए, क्या बात हुई थी उनसे? वो एक बार जब सदाकत आश्रम में आए सेवानिवृत्त होकर राष्ट्रपति पद से जी, तो मैं गया था मिलने। उस समय मैं बेरोजगार था तो इधर उधर घूमता रहता था, तो उनके सदाकत आश्रम में मैं गया था। तो वो बैठे हुए थे और 20-25 आदमी और बैठे थे उनसे मिलने वाले। जी, तो सब लोग उनके बगल में कुर्सी थी, जाकर बैठते थे और 1-2 मिनट जो कहना होता था कह करके फिर हट जाते थे। तो हमको हिम्मत नहीं होती थी कि हम जाकर बैठे। तो जब सभी लोगों ने बात कर ली तब अंत में मैं उठा और मैं गया। जैसे बैठा है तो उनके सचिव ने कहा कि अब चला जाए। तो हमको लगा कि राजेंद्र बाबू तो अब उठ जाएंगे, चले हमसे बात न करें। पर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि आपको कुछ कहना है। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसे ही आए हैं आपके दर्शन कर। तब इतना सुनकर तब राजेंद्र बाबू उठे। वो जीवन तो मतलब उस समय तो आपके मन में विचार कुछ आया कि कुछ कहा जाए उनसे? नहीं, कुछ कहा नहीं हमने। और आगे हम ना जानते थे कि उनसे बात होगी और भेंट हो जाएगी। हम तो दूर से ही उनका दर्शन करना चाहते थे। अच्छा, जो इमरजेंसी का पीरियड था 70-74 का जो पीरियड था जब देश में आपातकाल लागू हुआ, उस दौरान क्या अनुभव क्या है? तो उस दौरान हम जयप्रकाश जी का भाषण सुनते थे और मंच पर ही उनको देखा, जो साहित्यकार थे। कौन? रेणु जी? रेणु जी को, हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु को देखा मंच पर ही। बड़े बड़े बाल और जैसा साहित्यिक या कवि लोग होते हैं वैसे ही। तो रेणु जी की जो एक जो छवि थी वो तो छवि सब लोग ये हैं, और बड़े क्या कहिए उनको, जो प्रस्तुति थी उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुति भी लोगों को प्रभावित करती थी। हाँ, तो मैंने उनको सुना था उसी समय 74 या 75 में ही। पर कुछ ख्याल नहीं है कि क्या वो बोले थे उस जमाने में। पर हाँ, उन्होंने अपनी पद्मश्री पदवी लौटा दी थी। अच्छा। के बाद में मालूम हुआ अखबार से। लेकिन आप तो सरकारी एम्प्लॉय थे उस समय। तो भी हम भाषण सुनने जाते थे। अच्छा, उस पर कोई रोक नहीं थी? ना, भाषण सुनने में क्या रोक है। लेकिन जब देश पर आपातकाल लागू हो गया तब तो आप लोगों पर कुछ पाबंदियां लग गई होंगी? हाँ, लगी थी, पर तो भी हम भाषण सुनते रहे और कर्पूरी ठाकुर आदि से भी मिलते थे। अच्छा। तो कर्पूरी ठाकुर ने मुझसे कहा कि आप तो इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, पर ऐसे भीतरी रूप से सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने सहयोग किया? न, तो हम सहयोग क्या करते हैं, हम तो छोटे कर्मचारी थे सरकार के। ऑफिस से काम करने के बाद हम मनोरंजन के लिए गांधी मैदान में आते थे और वहाँ नेताओं के भाषण से मनोरंजन होता था। वहीं राजनारायण को भी मैंने सुना था, सोशलिस्ट लीडर। दोस्तों, राजनारायण जी के बारे में बता दूं, राजनारायण जी वह राजनेता, वो कहते थे भाषण में कि शुरू से अंत करें कि अंत से शुरू करें। तो हम बोलते थे कि बीच से शुरू कीजिए।
दोस्तों, राजनारायण जी के बारे में बता दूं, राजनारायण जी ही वह नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को 1977 में हराया था। जी। तो एक दिलचस्प बात ये कि कर्पूरी जी से मुलाकात आपकी कहाँ होती थी? गांधी मैदान में। अच्छा। वो भी जयप्रकाश जी का भाषण सुनने आते थे वहाँ। हाँ। लेकिन उस समय तो स्थापित नेता थे वो। हाँ, वो तो विधायक थे। और विधायक से इस्तीफा दे दिया था। मंत्री भी रहे। महामाया प्रसाद के समय तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे थे ना। हाँ। तो इस्तीफा लगता है, इस्तीफा तो नहीं दिया था, ख्याल नहीं है, पर वो विधायक तो थे। विधायक तो 1952 से ही थे वो। जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ देश में, कर्पूरी जी जो है वो वहां से जीते। अच्छा, किताबों का सृजन हो, कुछ लिखा जाए, ये सिलसिला कब शुरू हुआ? मैंने वो 75 से शुरू किया लिखना, द्रौपदी महाकाव्य। अच्छा, उसकी भाषा क्या थी? यही ब्रज भाषा? ना, वो हिंदी में थी। अच्छा। खड़ी बोली में। अच्छा, कितना समय लगा था उसको लिखने में? 2 साल लगे थे। अच्छा। और ये जो कृष्ण चरित मानस है, ये तो मैं समझिए कि 1959 से ही लिखना शुरू किया था। और ये तब तक मैं लिखता रहा, जोड़ घटाव उसी में करता रहा। पर ऐसा हुआ कि इसको छपवाने के लिए समय या साधन नहीं मिलते थे, तो ये छपा अब मैंने 2019 में। 60 साल में इसे रखे रहा। अच्छा, मतलब रखे रहे और उस पर काम भी करता रहा। हाँ। एक बड़ी उपलब्धि है ये, 60 साल की जो तपस्या है वो सामने आई है। बाबूजी, आपकी एक किताब है जिसको पुरस्कार भी मिला, दमयंती वाला बड़ी किताब थी। द्रौपदी पर ही 3000 का पुरस्कार मिला था। अच्छा। डॉक्टर कुमार विमल उस समय पुरस्कार दाता समिति के अध्यक्ष थे। तो उसी जमाने में मिला। और चंद्रशेखर सिंह कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने ही दिया था। अभी कुछ नया कुछ करने की सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? अभी तो नहीं कुछ कर रहे हैं, बाद में देखा जाएगा और बात आएगी उसी। तो दोस्तों, ये थे राजभुवन सिंह बेताब जी, इनके बारे में हमने जाना समझा। और इनके जीवन से एक बात तो सामने आती है, आप सरकारी नौकरी में रहें या किसी और पेशे में, यदि रचना धर्मिता आपके अंदर है तो वह स्वतः ही बाहर आएगी। आप उसको रोक नहीं सकते। अंदर अंदर एक आग जलती रहती है, वो जो उस आग से जो रोशनी निकलती है, और रोशनी आपको आगे जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।